हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, हम आपके लिए पांचवा मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि वो चार मॉडल पेपर आपने पूरी शिद्दत के साथ निकाले होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। इसमें है जो कि आपके 80 नंबर के राजस्थान जीके के क्वेश्चंस रहने वाले हैं और 40 नंबर के है जो कि पार्ट बी से संबंधित नगर पालिका अधिनियम के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। पूरा दोस्तों आपके परीक्षा पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर है जो कि हमने तैयार किया है। ये दोस्तों मॉडल पेपर कुछ हमने इस तरीके से तैयार किया है ताकि दोस्तों जो भी आपने अपना सिलेबस पढ़ा है दोस्तों, उसमें आपका एक आधा टॉपिक दोस्तों कोई छूट चुका है या रह चुका है दोस्तों, वह भी आपका इसमें कवर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और इससे पहले दोस्तों एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसा बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए दोस्तों तुम्हारी गहराई नापते नापते। भाई साहब, क्या गजब की लाइन है दोस्तों। लोगों के दोस्तों पसीने पसीने छूटने चाहिए दोस्तों तुम्हारी गहराई नापते नापते। और सिंह बनो दोस्तों, सिंहासन की चिंता मत करो, जहां तुम बैठोगे वही तुम्हारा सिंहासन होगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, इससे पहले आपको पूरी शिद्दत से दोस्तों मेहनत करनी होगी, अपना 100% दोस्तों देना होगा, तभी ये मंजिल आपके गले लगने वाली है। माना दोस्तों मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीबों से होती है, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, वहाँ पर समंदर भी हार मान जाते हैं जहाँ कश्तियाँ अपनी जिद पर अड़ी होती है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। फटाफट से जुड़ जाइए। पहला प्रश्न है दोस्तों आपका कि किस ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़ किले का निर्माण मौर्य राजा चित्रांगन ने करवाया था? जल्दी से बताइए दोस्तों, किस ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़ किले का निर्माण मौर्य राजा चित्रांगन ने करवाया था? याद है दोस्तों आपको कौन सा वह ग्रंथ था? जल्दी से बताइए दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, कुमारपाल प्रबंध ग्रंथ के अनुसार दोस्तों चित्तौड़ किले का निर्माण मौर्य राजा चित्रांगन ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि कौटिल्य ने दुर्गों के कितने प्रकार बताए? याद है दोस्तों आपको? जल्दी से बताइए, कौटिल्य ने दुर्गों के कितने प्रकार बताए थे दोस्तों? याद करो दोस्तों, कौटिल्य ने दुर्गों के है जो कि बिल्कुल 4 प्रकार बताए थे। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? अति महत्वपूर्ण है। याद है दोस्तों आपको सज्जनगढ़ दुर्ग दोस्तों कहाँ पर स्थित है? याद है दोस्तों आपको उदयपुर में है। और दोस्तों लोहागढ़ कहाँ है दोस्तों? भरतपुर में है। और मेहरानगढ़ आपका जोधपुर में है। और नाहरगढ़ दोस्तों कहाँ है? याद है दोस्तों आपको नाहरगढ़ है जो कि जयपुर में है। तो ये है जो कि सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा के नाम से जाना जाता है? याद है दोस्तों आपको किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा के नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में छाप करो दोस्तों। बिल्कुल रणथंभौर, ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि गागरोन का किला किन नदियों के संगम स्थल पर स्थित है? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, स्टार लगा लो, क्या स्टार लगा लो दोस्तों। गागरोन का किला किन नदियों के संगम स्थल पर स्थित है? जल्दी से बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, आहू और काली सिंध नदियों के संगम स्थल पर कौन सा किला है? गागरोन का किला। कहाँ पर है दोस्तों? झालावाड़ में है। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि मोहम्मद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में दोस्तों एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा? जल्दी से बताइए दोस्तों। मोहम्मद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा? तो जल्दी से बताइए। गागरोन के किले में। तो ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बाला किला कहाँ स्थित है?
अति महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइए दोस्तों। बाला किला कहाँ स्थित है? तो अलवर में है। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। जितना हो सकेगा दोस्तों उतना है जो कि जल्दी आपका मॉडल पेपर निकालने का प्रयास करूंगा, ताकि दोस्तों आपका समय खराब ना हो। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि जैसलमेर दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ था? याद है दोस्तों आपको? जल्दी से बताइए दोस्तों। आपने रिवीजन किया था ना दोस्तों? तो बताइए दोस्तों, जैसलमेर दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ था? जल्दी से बताइए। 1313 में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न देखें तो अगला है दोस्तों आपका कि राजस्थान के किस दुर्ग में ढाई सांके हुए थे? याद है दोस्तों आपको? राजस्थान के किस दुर्ग में ढाई सांके हुए थे? तो जल्दी से बताइए। बिल्कुल जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, जैसलमेर दुर्ग में है जो कि ढाई सांके हुए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राजौरगढ़ अथवा नीलकंठ दुर्ग किस जिले में स्थित है? याद है दोस्तों आपको? जल्दी से बताइए। राजौरगढ़ अथवा नीलकंठ दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, राजौरगढ़ अथवा नीलकंठ दुर्ग किस जिले में स्थित है? अलवर में है। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि किस मुगल बादशाह ने कोटा कोटा को बूंदी राज्य से पृथक किया? कोटी नहीं है दोस्तों, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। किस मुगल बादशाह ने कोटा को बूंदी राज्य से पृथक किया? जल्दी से बताइए दोस्तों। औरंगजेब ने, हुमायूं ने, शाहजहां या अकबर ने? जल्दी से बताइए, किस मुगल बादशाह ने कोटा को बूंदी राज्य से पृथक किया? बिल्कुल शाहजहां ने किया था। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राव अमर सिंह की छतरी व बुलंद दरवाजा किस जिले में स्थित है? अति महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइए दोस्तों। राव अमर सिंह की छतरी व बुलंद दरवाजा किस जिले में स्थित है? बिल्कुल नागौर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका कि कोटा नरेशों की कलात्मक छतरियाँ कहाँ स्थित है? अति महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताइए दोस्तों। कोटा नरेशों की कलात्मक छतरियाँ कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल चार बाग में है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए दोस्तों, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? याद है दोस्तों आपको? बीबी जरीना का मकबरा जल्दी से बताइए। बिल्कुल धौलपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि शेरशाह सूरी के नाम पर बना शेर ए चश्मा किस किले में स्थित है? याद है दोस्तों आपको? जल्दी से बताइए, किस किले में स्थित है? तो तारागढ़ में है। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि झुंझुनू जिले का कौन सा स्थान शेखावटी की स्वर्ण नगरी के नाम से विख्यात है? अति महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइए दोस्तों। झुंझुनू जिले का कौन सा स्थान शेखावटी की स्वर्ण नगरी के नाम से विख्यात है? याद है दोस्तों आपको? नवलगढ़, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि तोपखाना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? याद है दोस्तों आपको? जल्दी से बताइए, तोपखाना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जयपुर में है। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि मैनाल जलप्रपात कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए दोस्तों, मैनाल जलप्रपात कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? भीलवाड़ा में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि जांगल प्रदेश के नाम से विख्यात राजस्थान की कौन सी रियासत जानी जाती थी? याद है दोस्तों आपको? जांगल प्रदेश के नाम से राजस्थान की कौन सी रियासत जानी जाती थी? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों। बीकानेर है जो कि जांगल प्रदेश के नाम से जानी जाती थी। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों। बीकानेर रियासत है जो कि प्राचीन समय में जांगल प्रदेश के नाम से जानी जाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि जैसलमेर की स्थापना से पूर्व भाटी राजाओं की राजधानी कौन सा क्षेत्र था? अति महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइए दोस्तों। जैसलमेर की स्थापना से पूर्व भाटी राजाओं की राजधानी कौन सा क्षेत्र था? जल्दी से बताइए दोस्तों। बिल्कुल लोद्रवा, ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि बैजनाथ नामक पर्यटन स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जल्दी से बताइए दोस्तों। बैजनाथ नामक पर्यटन स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? याद है दोस्तों आपको? जल्दी से बताइए। अजमेर, बिल्कुल अलवर नहीं दोस्तों, अजमेर। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैजनाथ नामक पर्यटन स्थल है जो कि राजस्थान के अजमेर ज़िले में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि टुकड़ा का मकबरा कहाँ स्थित है? एक तो दोस्तों बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित था दोस्तों? अभी जस्ट पता था दोस्तों, धौलपुर में। और दोस्तों एक नोट करना, टुकड़ा का मकबरा, तो ये कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए कहाँ पर है दोस्तों? किशनगढ़, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि लोक आस्था का प्रमुख केंद्र बाबा मोहन राम का थान कहाँ स्थित है? ये प्रश्न दोस्तों आपको कंफ्यूज कर सकता है। एक तो है दोस्तों आपका मनोहर का थाना, और जल्दबाजी में आप जैसे ही मोहन राम का थान दोस्तों पढ़ोगे तो आपको मनोहर का थाना भी नजर आएगा ना। तो ये प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है दोस्तों, इसीलिए है जो कि ये उठाया है। और दोस्तों ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। लोक आस्था का प्रमुख केंद्र बाबा मोहन राम का थान कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए। तो मलिकपुर भिवाड़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। और नीम का थाना आपका सीकर में है, इसे नोट करना है, ठीक है। और नीम राणा अलवर में है। अलवर यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हुआ, अलवर कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि जैन धर्म से संबंधित रावण पार्श्वनाथ मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो याद है दोस्तों आपको? जल्दी से बताइए। जैन धर्म से संबंधित रावण पार्श्वनाथ मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बिल्कुल अलवर में। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि 1928 तक अलवर के शासकों का शाही निवास कहाँ कर रहा है? कहाँ कर रहा था? जल्दी से बताइए दोस्तों। 1928 तक है जो कि अलवर के शाही शासक थे, उनका निवास कहाँ रहा दोस्तों? जल्दी से बताइए कहाँ रहा है? याद है दोस्तों आपको? जल्दी से बताइए। तो मोती डोंगरी पर रहा था। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि कालिंजरा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? याद है दोस्तों आपको? जल्दी से बताइए। कालिंजरा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से बताइए दोस्तों। बिल्कुल हिरन नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि लोधी मीनार कहाँ स्थित है? याद है दोस्तों आपको? जल्दी से बताइए लोधी मीनार कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए दोस्तों। बयाना में है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि छावन माता का मंदिर कहाँ स्थित है? याद है दोस्तों आपको? जल्दी से बताइए। छावन माता का मंदिर कहाँ स्थित है? याद करो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो भीलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका
कि मोती महल संग्रहालय कहाँ स्थित है। अति महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइए दोस्तों, मोती महल संग्रहालय कहाँ स्थित है। याद करो दोस्तों, कहाँ पर है। अजमेर में है, बूंदी में है, करौली में है या अलवर में है। याद है दोस्तों आपको, बूंदी में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध नाहटा संग्रहालय कहाँ स्थित है। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, स्टार लगा लो। अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध नाहटा संग्रहालय कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइए दोस्तों। नाहटा संग्रहालय याद है आपको, कहाँ पर स्थित है दोस्तों। बिल्कुल चूरू में है, तो ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए विशेष योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई है। याद है दोस्तों आपको, जल्दी से बताइए, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई है, जल्दी से बताइए दोस्तों। अनुच्छेद 157, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। याद है दोस्तों आपको, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, जल्दी से बताइए, किसके प्रति होता है। बिल्कुल राष्ट्रपति के प्रति, तो ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका कि राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता कौन होता है। अति महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइए, राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता कौन होता है। नहीं, राज्यपाल नहीं होता दोस्तों, मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि विश्वविद्यालय के कुलपति तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, विश्वविद्यालय के कुलपति तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राज्यपाल निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधि होता है। याद है दोस्तों आपको, जल्दी से बताइए, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधि होता है। याद है दोस्तों, तो राष्ट्रपति का। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि किस संविधान संशोधन अधिनियम से राज्यपाल को आंग्ल भारतीय सदस्य को एक निश्चित संख्या में विधानसभा में मनोनीत करने का अधिकार मिला है। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जितने भी आपके संविधान संशोधन से क्वेश्चंस बन रहे हैं दोस्तों, उन्हें आप नोट लगाकर छाप लेना दोस्तों। वैसे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों टेलीग्राम पर, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप पीडीएफ को दोस्तों एक दो बार देख लेना। चलिए जल्दी से बताइए, किस संविधान संशोधन अधिनियम से राज्यपाल को आंग्ल भारतीय सदस्य को एक निश्चित संख्या में विधानसभा में मनोनीत करने का अधिकार मिला है। तो कौन सा संविधान संशोधन है दोस्तों, 23वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे जिनका दोस्तों पद पर रहते हुए निधन हो गया था। याद है दोस्तों आपको, बड़ा इजी सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए, राजस्थान का पहले राज्यपाल कौन थे जिनका है जो कि पद पर रहते हुए निधन हुआ है। दरबारा सिंह, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किसको अपने स्वविवेकानुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है। याद है दोस्तों आपको, जल्दी से बताइए, किसको है जो कि अपने स्वविवेकानुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है, जल्दी से बताइए। तो राज्यपाल को है, ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि किस
अनुच्छेद के अंतर्गत एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? अति महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइए दोस्तों। किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों? अनुच्छेद 158 छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए, और राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित दोस्तों अनुच्छेद 155 है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? जल्दी से बताइए दोस्तों। राज्यपाल की जो अध्यादेश शक्ति होती है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। अनुच्छेद कौन सा दोस्तों? बिल्कुल 213, अनुच्छेद 213 इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? याद करो दोस्तों, जल्दी से बताइए। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो राज्य का जो राज्यपाल होता है उसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राज्य विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? जल्दी से बताइए दोस्तों। कितने सदस्य राज्य विधान परिषद में, कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? कितने सदस्य दोस्तों? 1/3। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? याद है दोस्तों आपको? कौन थे दोस्तों? श्री लाल सिंह शक्तावत। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ये लो आ ही गया अध्यक्ष से संबंधित भी क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? नरोत्तम लाल जोशी। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान दिया गया है? अति महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइए दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान किया गया है? याद है दोस्तों आपको कौन सा अनुच्छेद है? कौन सा दोस्तों? आर्टिकल 170। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, अनुच्छेद 170 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राज्य विधानसभा की निर्वाचन का संचालन कौन करता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? याद है दोस्तों आपको कौन करता है? राज्य का राज्यपाल नहीं दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। एक्चुअली में दोस्तों मैं इनकी पूर्ण व्याख्या नहीं करूँगा दोस्तों, क्योंकि जैसे ही दोस्तों मैं इनकी पूर्ण व्याख्या करना शुरू कर दूंगा तो इसमें है जो कि कुल आपकी 120 क्वेश्चंस है दोस्तों, परीक्षा पैटर्न पर आधारित पूरा मॉडल पेपर है, तो इसमें है जो कि बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए दोस्तों ऐप की, एजुकेशन ऐप की सुविधा ना होने के कारण दोस्तों यूट्यूब पर है जो कि फ्री क्लासें आपके लिए चलाई जा रही है। अगर दोस्तों ऐप होता तो मैं आपके लिए दोस्तों पूरा मॉडल पेपर दोस्तों फ्री लाता दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, चिंता ना करें। मॉडल पेपर में भी आपको उतना ही समय देना होगा और यहाँ पर भी आपको इतना ही समय देना है। बस बात यह है कि आपके लिए मॉडल पेपर फ्री चलाए जा रहे हैं। बहुत कोचिंगों के देखे हैं दोस्तों मैंने, बहुत महंगे महंगे मॉडल पेपर है जो कि निकाल रखे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना मिडिल क्लास वालों के लिए इतनी फीसें लोग ले रहे हैं तो हम फ्री क्लासें चलाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य की प्रथम महिला विधायक कौन थी? अति महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइए दोस्तों। राज्य की प्रथम महिला विधायक कौन थी? याद है दोस्तों आपको? श्रीमती
यशोदा देवी, ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों। राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन थी दोस्तों? श्रीमती यशोदा देवी, ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि विधानसभा की दो सत्रों के बीच का अंतराल कितने दिनों का होता है? याद है दोस्तों आपको, विधानसभा के दो सत्रों के बीच का अंतराल कितने दिनों का होता है? जल्दी से बताइए। 6 माह का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? एक तो दोस्तों राजस्थान की पहली महिला विधायक और एक विधानसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन रहा है कि राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? याद है दोस्तों आपको, कौन थी? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सुमित्रा सिंह, ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी ही इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारत में स्थित किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? जल्दी से बताइए दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल है। भारत में स्थित किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? याद है दोस्तों आपको? जल्दी से बताइए कितनी है? बिल्कुल 500 है, ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? याद करो दोस्तों, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? याद है दोस्तों आपको? जल्दी से बताइए। बिल्कुल राज्यपाल के प्रति, ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान में मुख्यमंत्री के कर्तव्य किस अनुच्छेद में निर्धारित है? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। संविधान में मुख्यमंत्री के कर्तव्य किस अनुच्छेद में निर्धारित है? याद है दोस्तों आपको? अनुच्छेद 167, ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आर्टिकल 167 ही इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, अगला है दोस्तों कि राजस्थान राज्य शासन सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? अति महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइए दोस्तों। राजस्थान राज्य शासन सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? याद है दोस्तों आपको कौन होता है? मुख्य सचिव होता है, ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में छाप कर बताइए दोस्तों, वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? देखते हैं आपके करंट कितनी मजबूत है। आप करंट की क्लासें कहाँ से देख रहे हो? कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप कर बताओ। बुक है या फिर किसी अदर कोचिंग की क्लासें ले रहे हो? जल्दी से बताइए। राजस्थान राज्य में शासन सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जल्दी से बताइए दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बड़ा इजी सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? सर प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? अस्थायी अध्यक्ष। भाई अस्थायी अध्यक्ष होता है उसे ही प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज करके दे देगा तो आप कंफ्यूज मत होना ना, इसीलिए दोस्तों इस तरीके से हमने प्रश्न लिखा है कि विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? याद है दोस्तों आपको कौन करता है? बिल्कुल राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी छापना, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि मंत्रियों के कितने वर्ग होते हैं? बड़ा इजी सवाल है दोस्तों, 10th से पढ़ते आ रहे मंत्रियों के वर्ग, मंत्रियों के वर्ग। याद है दोस्तों आपको मंत्रियों के वर्ग कितने होते हैं? 3 वर्ग होते हैं, ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। भाई 10th से नहीं तो 12th में तो पढ़ा ही होगा, जिन्होंने पॉलिटी ली है 12th में उन्होंने तो पढ़ा ही होगा। चलिए
अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित कितनी होती है? जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित कितनी होती है? याद है दोस्तों आपको कितनी होती है? बिल्कुल 30 संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? बड़ा इजी सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? याद है दोस्तों आपको? टीकाराम पालीवाल। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राज्यपाल विधानसभा कब भंग करता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, किसकी सिफारिश पर, किसके आदेश पर कर सकता है? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। राज्यपाल दोस्तों विधानसभा को भंग कर सकता है, लेकिन दोस्तों स्थगित नहीं कर सकता, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? याद है दोस्तों आपको? राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? जल्दी से बताइए दोस्तों। राज्य का जो बिल्कुल महाधिवक्ता होता है वो, और इसे महाधिवक्ता को क्या कहते हैं हम? एडवोकेट जनरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर है जो कि परामर्श महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ही देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? याद है दोस्तों आपको? कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? जल्दी से बताइए। अनुच्छेद 233 से 247 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर है। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है? जल्दी से बताइए दोस्तों। क्या राज्यपाल द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, या फिर राज्य सरकार द्वारा, या फिर राज्य के वित्त मंत्री द्वारा? किसके द्वारा? विधि मंत्री द्वारा। किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है, या इनमें से किसी से नहीं परिवर्तन किया जाता है? जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों को परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है दोस्तों? इसमें से है जो कि किसी के पास नहीं है। किसके पास होती है दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में छाप कर बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारत में उच्च न्यायालय के प्रधान नाम के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, बार बार एग्जामिनर में पूछा जा रहा है। भारत में उच्च न्यायालय के प्रधान नाम के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला कौन थी? लीला सेठ। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? याद है दोस्तों आपको? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति आपसे पूछे तो छाप के रखिएगा दोस्तों, राज्य का जो राज्यपाल होता है वही करता है। किसकी नियुक्ति? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। लेकिन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है जो कि आपका राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? जल्दी से बताइए दोस्तों। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों? उच्च न्यायालय कहाँ पर है राजस्थान में? तो जोधपुर में है। और जोधपुर छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? कमेंट बॉक्स में छाप कर बताओ। और राजस्थान उच्च न्यायालय खंडपीठ आपसे पूछे दोस्तों तो जयपुर छापिएगा, और उच्च न्यायालय है जो कि आपका जोधपुर में है। खंडपीठ की स्थापना दोस्तों आपसे पूछे तो छाप के रखिएगा दोस्तों 31 जनवरी 1977 को, और
उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायमूर्ति होते हैं उनकी सेवानिवृत्त आयु क्या होती है। याद है दोस्तों आपको, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्त आयु क्या है, जल्दी से बताइए। तो 62 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी छापना है दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान में जिला स्तर पर फौजदारी मामलों के लिए स्थापित न्यायिक संस्था कौन सी है, जल्दी से बताइए दोस्तों। कौन सी संस्था है, सेशन कोर्ट है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खंडपीठ की स्थापना कब की गई थी। अभी जस्ट बताया था दोस्तों 31 जनवरी 1977 को। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान का प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई। याद करो दोस्तों, ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी, जल्दी से बताइए। बस्सी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी छापना। बस्सी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, जयपुर में है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, अगला है दोस्तों आपका कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइए दोस्तों, कब मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया, जल्दी से बताइए दोस्तों। अति महत्वपूर्ण सवाल है। पहले तो दोस्तों एग्जाम में दोस्तों पूछा नहीं जाता था सन, लेकिन वर्तमान में अगर कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन को देखते हुए एग्जामिनर सन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जल्दी से बताइए, राजस्थान निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया, 1994 को। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। हिस्ट्री में भी पूछ रहा है दोस्तों, युद्ध से संबंधित है जो कि सन पूछ रहा है, तो ये तो सन बड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको कैसे भी करके है जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, अगला है दोस्तों आपका कि अगला प्रश्न है कि राजस्थान निर्वाचन आयोग का गठन किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ। याद करो दोस्तों, सन की दोस्तों चिंता मत करो, आपको करना क्या है कि एक पेज ले लेना है, ठीक है। उसमें जितने भी आपके महत्वपूर्ण सन हैं उनको है जो कि लिख लेना है, और शाम के टाइम दोस्तों आप उन सन को 2-3 बार है जो कि पढ़ लो, आपको आराम से याद हो जाएंगे। सन की चिंता मत करो, है ना। और आप कहोगे तो मैं आपके लिए जो महत्वपूर्ण सन है उनका वीडियो अलग से बना दूंगा। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान निर्वाचन आयोग का गठन किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ, जल्दी से बताइए। 73वां और 74वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे। याद है दोस्तों आपको, राजस्थान के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, जल्दी से बताइए। कौन थे दोस्तों, अमर सिंह राठौड़। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न देखें। तो अगला है आपका कि राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, जल्दी से बताइए दोस्तों। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से बताइए दोस्तों। राजस्थान के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, कृष्ण कुमार गोयल। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है। बड़ा इजी सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया गया, कब किया जाता है दोस्तों, कब किया गया है नहीं दोस्तों, कब किया जाता है, या थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। कब किया जाता है दोस्तों, प्रत्येक 5वें वर्ष। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान में पहली बार वित्त आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई।
जल्दी से बताइए। राजस्थान में पहली बार वित्त आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई, याद है आपको? 1995 को। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। हर मॉडल पेपर की तरह आपके लिए आज भी एक क्वेश्चंस कमेंट के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है? इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? याद है आपको? 20 अगस्त 1949 को। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। और राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है, जो कि आपको याद रख लेना है कि 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये सन दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है और याद होने में भी आपको इजी लगेंगे। देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन 20 अगस्त 1949 को और उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को, ठीक है? और खंडपीठ की स्थापना तो वैसे भी मैंने बता दी है 31 जनवरी 1977 को की गई, इसे भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? अब चलते हैं दोस्तों पार्ट बी की ओर, देखते हैं आपके कितने क्वेश्चंस पार्ट बी में सही होते हैं। तो चलिए दोस्तों पार्ट बी की ओर। तो प्रश्न है दोस्तों आपका कि नगर पालिका किसी क्षेत्र को धारा 166 के अंतर्गत विकास क्षेत्र घोषित करेगी, लेकिन इससे पहले किसकी अनुमति लेनी होगी? जल्दी से बताइए, इससे पहले किसकी अनुमति लेनी होगी? याद करो दोस्तों, किससे अनुमति लेनी होगी? बिल्कुल राज्य सरकार से। तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि धारा 168 के उपबंधों का उल्लंघन करने पर जुर्माना कितना देना होगा? याद है दोस्तों आपको? जल्दी से बताइए। तो 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि अप्राधिकृत विकास को रोकने की शक्ति नगर पालिका की किस धारा में है? जल्दी से बताइए दोस्तों, अप्राधिकृत विकास को रोकने की शक्ति नगर पालिका की किस धारा में है? याद है दोस्तों आपको? धारा 169 में है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी धारा भूमि उपयोग भूखंड से संबंधित है? याद है दोस्तों आपको? कौन सी धारा भूमि उपयोग भूखंड से संबंधित है? जल्दी से बताइए। तो धारा 168, 169 और 170। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि किसी भी नगर के संबंध में कोई स्कीम तैयार करने के निर्देश राज्य सरकार नगर पालिका को देगी, लेकिन किस धारा के अंतर्गत देगी? जल्दी से बताइए दोस्तों, किस धारा के अंतर्गत देगी? तो याद है दोस्तों आपको? धारा 188 के अंतर्गत देगी। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, अगला है दोस्तों आपका कि भूमिगत उपयोगिताओं के लिए निर्धारित मार्गों के अधिकार से संबंधित धारा कौन सी है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सी धारा है? भूमिगत उपयोगिताओं के लिए निर्धारित मार्गों के अधिकार से संबंधित धारा बतानी है। याद है दोस्तों आपको कौन सी धारा है? धारा 184 है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका में भूमिगत उपयोगिताओं के लिए नक्शे रेखा चित्र नक्शों को संधारण कौन करवाएगा? कौन करवाएगा दोस्तों? जल्दी से बताइए। मुख्य नगर पालिका अधिकारी करवाएगा। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका की स्थापना और निगमन से संबंधित धारा कौन सी है? याद है दोस्तों आपको कौन सी धारा है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सी धारा है? तो धारा 5 बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका की संरचना से संबंधित धारा कौन सी है। याद है दोस्तों आपको नगर पालिका की संरचना से संबंधित धारा बतानी है, कौन सी है जल्दी से बताइए। बिल्कुल धारा 6 है, ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका की धारा 7 का संबंध किससे है। लगातार आपकी धाराएं आ रही दोस्तों, किस तरीके से हमने मॉडल पेपर बनाए हैं, आपको मॉडल पेपर कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। चलो कोई बात नहीं, बाद में बता देना, बीच में बातें नहीं करेंगे और बातें करने का टाइम नहीं है दोस्तों अभी, है ना। चलिए फटाफट से बताइए नगर पालिका की धारा 7 का संबंध किससे है। याद है दोस्तों आपको धारा 7 का संबंध है जो कि किससे है, बिल्कुल पदावधि से है, आरक्षण से नहीं दोस्तों, पदावधि से है। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका में वार्डों के विभाजन से संबंधित धारा कौन सी है। याद करो दोस्तों, नगर पालिका में वार्डों के विभाजन से संबंधित धारा कौन सी है, जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सी धारा है। धारा 9 है, ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि नगर पालिका के निर्वाचन संबंधी धारा कौन सी है। याद करो दोस्तों नगर पालिका के निर्वाचन संबंधी धारा कौन सी है, जल्दी से बताइए कौन सी धारा है। तो धारा 11 है, ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली कौन तैयार करता है। बड़ा इजी सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। प्रत्येक वार्ड के लिए और नगर पालिका के वार्डों की अवधारणा से संबंधित धारा कौन सी है, जल्दी से बताओ कौन सी धारा है, कौन सी, जल्दी से बताइए। प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कौन करता है, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी करता है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अगर एक बार निर्वाचन पंजीकरण के पश्चात कोई व्यक्ति लिखित अयोग्यता से ग्रस्त हो जाए तो नाम वापस हटा दिया जाएगा, ऐसा उल्लेख किस धारा में, नगर पालिका की किस धारा में मिलता है, जल्दी से बताइए दोस्तों किस धारा में मिलता है। तो धारा 14 में मिलता है, ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका की कौन सी धारा जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित है। देखो किस प्रकार क्वेश्चंस घुमाकर पूछ रहा है दोस्तों, जल्दी से बताइए। नगर पालिका की कौन सी धारा जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित है। याद है दोस्तों आपको कौन सी धारा है। तो धारा 17 छापिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राज्य का प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपेक्षित किए जाने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्वाचन कार्य हेतु कर्मचारी उपलब्ध करवाए जाएंगे उसके द्वारा, लेकिन इसका उल्लेख किस धारा में दिया गया है। अति महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइए दोस्तों। धारा 18 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि निर्वाचक नामावली तैयार करने आदि में सशक्त पदीय कर्तव्यों को भंग करने पर दंड का प्रावधान नगरपालिका की किस धारा में शामिल है, जल्दी से बताइए दोस्तों। निर्वाचक नामावली तैयार करते समय सशक्त पदीय कर्तव्यों को भंग करने पर दंड का प्रावधान किस धारा में शामिल है। याद है दोस्तों आपको धारा 20 में शामिल है, ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। बड़ा इजी सवाल है दोस्तों, बार बार बता चुका हूँ, 21 वर्ष होनी चाहिए और इसका मेंशन भी धारा 21 में किया गया है, इसे आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न है कि नगर पालिका के निर्वाचन के समय
ध्वनि विस्तारकों के उपयोगों के समय प्रतिबंध रहेगा। इसका उल्लेख किस धारा में दिया गया है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, किस धारा में इसका मेंशन किया गया है? याद है दोस्तों आपको? जल्दी से बताइए। धारा 23 में इसका मेंशन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका के सदस्य की साधारण अयोग्यता का उल्लेख किस धारा में दिया गया है? साधारण अयोग्यता ना, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ दोस्तों, यहाँ पर नोट करना। साधारण अयोग्यता का उल्लेख किस धारा में दिया गया है? तो याद है दोस्तों आपको किस धारा में दिया गया है? धारा 24 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा का उल्लेख नगर पालिका की किस धारा में मिलता है? जल्दी से बताइए दोस्तों। लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा का उल्लेख नगर पालिका की किस धारा में मिलता है? याद है दोस्तों आपको? धारा 28 में। ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका की कौन सी धारा भ्रष्ट आचरण से संबंधित है? याद है दोस्तों आपको कौन सी धारा है जो कि भ्रष्ट आचरण से संबंधित है? जल्दी से बताइए। तो धारा 29 छापिएगा दोस्तों। इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि निर्वाचन याचिका दायर करने का उल्लेख नगर पालिका की किस धारा में शामिल है? याद करो दोस्तों, किस धारा में शामिल है? जल्दी से बताइए दोस्तों। धारा 31 में। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों। इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि जिला न्यायाधीश के आदेशों के अपील से संबंधित धारा कौन सी है? याद है दोस्तों आपको? जिला न्यायाधीश के आदेशों के अपील से संबंधित कौन सी धारा है? जल्दी से बताइए। धारा 32, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका के सभी सदस्यों का 2/3 सदस्यों का निर्वाचन की धारा 31 व 32 के तहत शून्य घोषित कर दिया जाए तो राज्य सरकार नगर पालिका को विघटित कर सकेगी। इसका उल्लेख किस धारा में दिया गया है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइए दोस्तों, किस धारा में इसका मेंशन किया गया है? तो धारा 33 में इसका मेंशन मिलता है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों। इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सी दो धाराएं निर्वाचन अपराध और भ्रष्ट आचरण से संबंधित है? याद है दोस्तों आपको? कौन सी दो धाराएं निर्वाचन अपराध और भ्रष्ट आचरण से संबंधित है? जल्दी से बताइए। धारा 28 है जो कि निर्वाचन अपराध, और धारा 29 अभी बताया था भ्रष्ट आचरण से। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका का सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता है? बड़ा इजी सवाल है, जल्दी से बताइए दोस्तों। अध्यक्ष को देता है। सदस्य अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है। ऑप्शन नंबर ए छापना। इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका के किसी भी सदस्य को हटाने के आधार किस धारा में शामिल है? जल्दी से बताइए दोस्तों, किस धारा में शामिल है? तो धारा 39 में शामिल है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कर्तव्यों का उल्लेख किस धारा में दिया गया है? याद है दोस्तों आपको? नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कर्तव्यों का उल्लेख किस धारा में दिया गया है? जल्दी से बताइए। धारा 48 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्यों का उल्लेख किस धारा में शामिल है? याद करो दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल है। एक तो दोस्तों पिछला प्रश्न क्या था दोस्तों कि नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कर्तव्यों का उल्लेख किस में मिलता है? धारा 48 में। ठीक है, वहीं जस्ट अगला प्रश्न है कि मुख्य नगर पालिका के अधिकारी और शक्तियों का कर्तव्य किस धारा में शामिल है? याद करो दोस्तों, इसका उल्लेख है जो कि धारा 49 में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों। इसका एकदम करेक्ट आंसर।
तो ऑप्शन नंबर बी उसका एकदम सही आंसर था दोस्तों, कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियां हैं जो कि धारा 49 में। लेकिन दोस्तों आपके नगरपालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कर्तव्यों का उल्लेख धारा 48 में मिलता है। ठीक है, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्यों का उल्लेख धारा 49 में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि कार्य संचालन और वार्ड समिति से संबंधित धारा कौन सी है। याद करो दोस्तों, कौन सी धारा है, कौन सी धारा नहीं है। टेक्निकल टीम बहुत गड़बड़ कर रही है दोस्तों, चेंज करनी पड़ेगी ना। तो कार्य संचालन और वार्ड समिति से संबंधित कौन सी धारा नहीं है, तो धारा 51 है, धारा 52 है और धारा 53 है, धारा 48 नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि वार्ड समिति के गठन से संबंधित धारा कौन सी है। जल्दी से बताइए दोस्तों, वार्ड समिति के गठन से संबंधित धारा कौन सी है, जल्दी से बताइए। धारा 54, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि प्रत्येक नगरपालिका में एक कार्यपालक समिति होगी, इसका उल्लेख किस धारा में मिलता है, जल्दी से बताइए। इसका उल्लेख किस धारा में मिलता है, तो धारा 55 में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नगरपालिका की समिति का अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो सदस्य है जो कि सदस्यों में से बैठक का अध्यक्ष चुना जाएगा, इसका उल्लेख किस धारा में दिया गया है। यानी दोस्तों आपके नगरपालिका की समिति होती है, उनमें है जो कि अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है दोस्तों। तो जो भी है जो कि सदस्य होते हैं ना, नगरपालिका में 3 होते हैं दोस्तों, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक सदस्य। तो उन सदस्यों में से है जो कि बैठक का है जो कि अध्यक्ष चुना जाएगा। तो इसका मेंशन किस धारा में किया गया है, जल्दी से बताइए दोस्तों। धारा कौन सी धारा में, धारा 57, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि नगरपालिका की संपत्ति अर्जित करने और धारण करने की शक्ति किस धारा में शामिल है, जल्दी से बताइए दोस्तों, किस धारा में शामिल है। तो धारा 67 में शामिल है, ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि नगरपालिका के सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार से संबंधित धारा कौन सी है, जल्दी से बताइए दोस्तों। नगरपालिका के सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार से संबंधित धारा कौन सी है, याद है दोस्तों आपको, कौन सी धारा है। धारा 52, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नगरपालिका की भूमि का अनिवार्य अर्जन से संबंधित धारा कौन सी है। बड़ा इजी सवाल है दोस्तों, बार बार बता चुका हूँ, जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए। धारा 70 में शामिल है, ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि कतिपय भूमियों का आवंटन और नियमन से संबंधित धारा कौन सी है, याद है दोस्तों आपको, जल्दी से बताइए कौन सी धारा है, कौन सी धारा है। तो धारा 71, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि नगरपालिका की वित्त और निधि से संबंधित धारा कौन सी है, जल्दी से बताइए दोस्तों। धारा 71 व 75 के बीच में है जो कि नगरपालिका की वित्त और निधि से संबंधित धारा आ जाती है, ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका लास्ट प्रश्न है कि धारा 76 का संबंध किससे है, जल्दी से बताइए दोस्तों। धारा 76 का संबंध किससे है, याद है दोस्तों आपको, किससे है, वित्त आयोग से, ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का हमारा मॉडल पेपर। इसी तरह दोस्तों आपके कुल 30 मॉडल पेपर होने वाले हैं एग्ज़ाम से पहले। तो इन मॉडल पेपर को आप दोस्तों पूरी शिद्दत के साथ निकालना, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से एकदम रामबाण साबित होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी हमने चैनल स्टार्ट किया था दोस्तों, जब भी वैकेंसी आई थी ना आरपीएससी ईओआर को नोटिफिकेशन, उसी दिन से है जो कि हमने इस चैनल की भी शुरुआत की थी और विशेष रूप से ये
EORO को समर्पित चैनल है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद भी आपकी निरंतर क्लासें जारी रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर चैनल पर नए हो तो, और अब मॉडल पेपर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मतलब पहले नहीं करता हूँ ना दोस्तों, अगर आपको मॉडल पेपर अच्छा लगा हो दोस्तों तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए। और तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तो जिंदा है इस ज़िंदगी की नाक में दम कर दे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।